अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, हम हर सनीचर को आपके सामने कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील देते हैं कि जिससे थोड़ी बातों की वजाहत हो जाए। अक्सर हम बात करते हैं इकॉनमी की, पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मसाइल की, पाकिस्तान में क्या बेहतरी लाई जा सकती है इक़्तिसादियात के मैदान में। ये तमाम बातें हमारे और आपके सामने रहती हैं। आज की नशिस्त में हमारा साथ देंगे डॉक्टर सलमान शाह, और हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। मारूफ मईशतदान आप सब जानते हैं, तजुर्बा है इनका। इकॉनमी को किस तरह से तश्कील दिया जाना चाहिए, किस सिमत में ले जाना चाहिए, डॉक्टर साहब की राय बहुत अहमियत की हामिल है। और पिछले दिनों जब नए मुशीर ख़जाना का तकर्रुर किया जा रहा था तो डॉक्टर साहब का नाम भी मंजर आम पर आया था, लेकिन क़ुराए फ़ाल जो है वो हफीज़ शेख साहब के नाम पे निकला। बहरहाल ये तमाम बातें हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हैं और फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे पहला सवाल तो मैं ये करूँगी कि वज़ीर आज़म साहब चाइना के दौरे पे हैं। वन रोड बेल्ट मंसूबा ज़ाहिर है उसके फ़ोरम का इजरा। एक तो ये बताइए कि इस दौरे की मुआशी हवाले से क्या अहमियत बनेगी, क्योंकि कल के ख़िताब में वज़ीर आज़म साहब ने ये फरमाया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, सरमायाकारी करनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इंडिपेंडेंटली सरमायाकारी हो सकती है या उसके लिए पूरी एक एनवायरनमेंट, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत है? डॉक्टर साहब फरमाइएगा। ये तो आई थिंक ये चाइना की विजिट प्राइम मिनिस्टर की बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट है। उसकी वजह ये है कि अब हमारे जो सीपेक के प्रोग्राम्स हैं जी उसमें तकरीबन 8-10 के करीब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं डिफरेंट जी प्रोविंसेस में, जी जी और उनको पॉपुलेट करना जो है वो बहुत जरूरी है। और वहाँ पे तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है उसी के साथ ही वो वहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी और उसमें रोजगार पैदा होगा। जी अब आपका सवाल ये कि क्यों चाइनीज आएंगे यहाँ पे तो पाकिस्तान का जो इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज जो चाइना के लिए है, एक तो पाकिस्तान की लोकेशन इस इंडियन ओशन की तरफ, वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ निकलती है जी और वहाँ से डिस्टेंस जो है यूरोप का, अफ्रीका का और इवन लैटिन अमेरिका का खासा शॉर्टन हो जाता है चीन के वेस्ट को अपने चीन के अपने ईस्ट कोस्ट से। ठीक है। सो एक वो बहुत बड़ा एडवांटेज चाइना को है कि वो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो लॉजिस्टिक्स आगे एक्सपोर्ट्स की बड़ी अच्छी है। ठीक है। दूसरी जो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान की इस वक्त एक यूथ बल्ज है जी हमारी तकरीबन 20 करोड़ 22 करोड़ की जो आबादी है उसमें 60% 25 साल से कम है। ठीक है। तो वो जो है एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, अगर वो उसको ट्रेन किया जाए तो वो चाइना की टेक्नोलॉजी और चाइना की इन्वेस्टमेंट से अगर पाकिस्तानी यूथ बल्ज एम्प्लॉय हो जाती है जी तो वो बहुत ही कम्पिटिटिव एक मैन्युफैक्चरिंग हब पाकिस्तान बन सकता है। ठीक है। और ये जो है ये जरा हमें इसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली जब IMF का प्रोग्राम होगा तो उसमें तो आपको पता है स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो एक हमें रूट मिल सकता है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे फिर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज भी कम होंगे। ठीक है। सो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में ये प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की और
اور انویسٹمنٹ چین بہت ڈفرینٹ ممالک میں کر رہا ہے. ویتنام میں اس نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے, کمبوڈیا میں, ایسٹ ایشیا میں, اور اب پاکستان میں. افریقی ممالک میں بھی ڈاکٹر صاحب, افریقی ممالک میں بھی اس کے اب فٹ پرنٹس ہیں چائنا کے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے اس گفتگو میں 2-3 پوائنٹس جو میں چاہوں گی جن پہ ذرا مزید وضاحت آپ کیجئے گا. آپ نے کہا پاکستان میں تقریباً 7% طبقہ ایسا ہے جو 25 سال سے کم عمر کا ہے. ایک تو مجھے یہ ضرور آپ فرمائے گا کہ کیا موجودہ حکومت کا فوکس ان نوجوانوں کی طرف ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ بہرحال تحریک انصاف کی اپنی بھی اسٹرینتھ نوجوانوں پر مشتمل رہی ہے. ایک سوال. دوسری بات آپ نے کی بین الاقوامی طور پر سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بڑی آئیڈیل ہے, لیکن کہنے والے یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کا اپنا انویسٹر ہی پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا, اس وقت ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چل رہا ہے, تو بار بار دوسرے لوگوں سے آپ اپیل کر کے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ دیکھیں یہ بڑے اچھے سوال ہیں آپ کے, اور اس میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ابھی تک پرفارمنس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے تھی. ارادے بالکل اچھے ہیں, لیکن مینجمنٹ اس کی اور امپلیمنٹیشن میں خاصی ایشوز ہیں. لیکن آئی تھنک کہ گریجولی یہ گورننس بہتر ہوگی. اس وقت گورننس کا بہت بڑا ایشو ہے, کمپیٹنس کا بڑا ایشو ہے, تو وہ فوکس اس کے اوپر ہے عمران صاحب کا. لیکن کیونکہ پارٹی میں اتنی وہ اس قسم کی ابیلٹی نہیں ہے, تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوائزرز کے اوپر وہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ گریجولی یہ کام بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, اور فوکس ان کا ان کی پارٹی میں تو یوتھ ہی ہے ایک بہت بڑا سپورٹر. سو اس کو اس کی بہتری کے لیے کام کرنا پڑے گا. یہ تو ہے کہ ابھی تک وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کام, لیکن آپ کے ایشوز جو ہیں ڈیفیسٹ کے بے شمار ایشوز ہیں, خرچہ کم کرنا ہے اور ریونیو زیادہ کرنا ہے, تو وہ اس میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں. اور وہ جو یوتھ کو امپاور کرنا, یوتھ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا, اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز, ایجوکیشن کو بہتر کرنا, ٹیچرز کو کرنا, ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ, وہ ابھی اس جگہ تک ہم پہنچے نہیں ہیں. سو آئی ہوپ کہ وہ جلدی سے جلدی وہ اس سائڈ پہ آئیں گے, اور یوتھ کی جو ہے ڈیولپمنٹ اور ان کے لیے روزگار کے مواقع ملیں گے. ہاں, چائنیز ایک ایسا انویسٹر ہے جہاں پہ وہ ہماری انوائرمنٹ میں اگر پولیٹیکلی ڈیسائیڈ کرتی ہے ان کی حکومت کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے, تو پھر بہت سی چائنیز کمپنیز ہیں جو اس اشارے پہ چلیں گی. اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو اپنا انویسٹر ہے اس کو بھی یہ اپرچونٹی دیکھنی چاہیے کہ اگر چین یہاں آتا ہے اور ہمارا انویسٹر بھی ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچرز کرتا ہے اور ان کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرتا ہے, تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور ہمارے اپنے انویسٹر کے لیے بھی بڑا اچھا ہوگا. باقی آپ نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ ہمارا سائڈ لائن پہ بیٹھا ہے, اور اس کے ایشوز بھی ہمیں پتہ ہیں کہ بہت سے ٹیکس کے ایشوز ہیں, اور نیب کے ایشوز بھی اس میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایمنسٹی کی بھی بات ہو رہی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ انویسٹ کریں تو آپ کے اوپر کوشچنز نہیں پوچھے جائیں گے. سو آئی تھنک کہ یہ ایک ملا جلا کام ہو رہا ہے اس وقت, اور گریجولی آئی تھنک کہ یہ ڈیفائن ہوتا جائے گا. اور پاکستان کی کیونکہ اکنامک گروتھ اب انویسٹمنٹ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے, اور انویسٹمنٹ سے ہی آگے کام بنے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں تک تو ہم نے بات اسٹیبلش کر لی. آپ کا بھی نقطہ یہی ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ
की है दोबारा किक स्टार्ट करने के लिए इकॉनमी को। मेरा आपसे सवाल ये है, अब 2 से 3 खबरें हमारे सामने थी कुछ दिनों पहले, बल्कि 2-4 दिन पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के एक अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। और जो हमारे रज़ाक दाऊद साहब हैं उन्होंने ये कहा, आफ्टर साइनिंग सेकंड फेज ऑफ FTA पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू चाइना will increase by $500 million within a few months। लेकिन एक और ख़बर है जिसमें FBR ने एतराज़ उठाया और वो कहता है कि FBR की चीन के साथ आज़ादाना तिजारती मुआहदे फ़ेज़ 2 की मुखालफत, दरामद पर ड्यूटी और टैक्स की छूट और रियायत देने से 264 अरब के रेवेन्यू का नुकसान होगा। अब डॉक्टर साहब, जब कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें सामने आती हैं तो इससे क्या तासुर सामने आता है कि हुकूमत के लोगों का या इदारों का आपस में राब्ता नहीं है, या उनका होमवर्क कमज़ोर है, या उनकी सिमतें मुख्तलिफ हैं? ये ज़रा फरमाइए। देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम जो है वो इंपोर्ट्स पे खासा डिपेंडेंट है जी और इंपोर्ट्स पे जो टैक्सेस लगते हैं उससे रेवेन्यू जनरेशन भी होती है। जी तो जब आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और बहुत सी चीजें जो है उसमें ड्यूटी के बगैर आएंगी, कस्टम के बगैर आएंगी, जी तो वो जाहिर है कि रेवेन्यू इम्पैक्ट तो उसका होगा। ठीक है। लेकिन आई थिंक असल इम्पैक्ट हमने तो ओवरऑल इकोनॉमी का देखना है और ठीक है। असल इम्पैक्ट तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और जी जिससे जी ये इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होगी उससे जब टैक्सेस आएंगे तो ये उसको कवर करना चाहिए इसको, इन चीजों को। और ठीक है। बहरहाल ठीक है FDR का जो जी पोटेंशियल है डायरेक्ट टैक्सेस का और जी दूसरे टैक्सों का विद इन पाकिस्तान वो खासा सब्सटेंशियल है। अच्छा तो आई ठीक थिंक है। ऑल्टरनेट मीन्स उनको करने चाहिए ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंट टैक्स सिस्टम जो है जी उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल इसमें आपसे ये भी करूंगी कि पहले ही हम चाइना से बहुत कुछ ऐसा इंपोर्ट करते हैं कि जो शायद जिसकी पता नहीं ज़्यादा ज़रूरत है भी या नहीं, लेकिन जो मेरा सवाल है वो यही है कि हमारा आपस का जो ताल्लुक़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसमें ज़्यादा फ़ायदा तो चाइना को होता है, यानी हम इंपोर्टर हैं रादर देन एक्सपोर्टर। इस पे ज़रूर बताइएगा हमें कि इसको टर्न अराउंड हम कर सकेंगे कभी, हाँ, इन द फ्यूचर में, या अभी मौजूदा कोई ऐसे स्टेप्स हम ले पाएंगे। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से। नाजरीन वापस आएंगे, इन सवालात का जवाब जानेंगे। डॉक्टर सलमान हमारे आज के मेहमान। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज हम जो बात कर रहे हैं ज़ाहिर है कि माशी मसाइल पर काबू पाने के लिए या उसकी ख्वाहिश रखने के लिए ये सारी बातें होती हैं। पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं उससे आम आदमी बड़ा परेशान है, लेकिन जो सवालात मैंने ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर साहब से किए थे उनके जवाबात लेते हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मतलूबा इक़दामात हो सकते हैं कि जिससे पाकिस्तान की इस वक्त जो चाइना के साथ रिलेशन है, अगर ट्रेड की बात कर लें तो क्या बेहतरी आ सकती है। जी डॉक्टर साहब। जी, आई थिंक एक चीज हमें रियलाइज करनी चाहिए कि चाइना में बहुत बड़ी एक मार्केट है। ठीक है। और वो मार्केट तकरीबन अमेरिका की मार्केट से बड़ी है। सही है। क्योंकि उनकी इकोनॉमी इस वक्त अगर परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे देखें जी जी तो वो अमेरिकन इकोनॉमी से आगे निकल गई है। कोई $25 ट्रिलियन की वो इकोनॉमी है। तो ठीक। और $2 ट्रिलियन कम से कम वो इंपोर्ट करते हैं हर साल। ठीक है। ठीक है। जहाँ तक पाकिस्तान में ये खदशा है कि चीन पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ा लेगा। जी जी लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि हमारी लेबर बहुत सस्ती है, जी क्योंकि हम लॉजिस्टिकली हम चीन को बहुत आसानी से सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिलेगा जिसमें अब हम
आसियान को जो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिया है उसके मुकाबले का होगा। अच्छा, सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पाकिस्तानी बिजनेस के लिए। और ठीक है, हाँ। शुरू में वो 500 मिलियन की बात कर रहे हैं जी इमीडिएटली, जी लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर ये हम संजीदा तरीके से इस पे काम करें हम्म और ये इन्वेस्टमेंट भी हम्म पाकिस्तान की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में हो जाए, हम्म तो ये कहीं 100 अरब के करीब ये हम एक्सपोर्ट चीन में कर सकते हैं। ठीक है। अभी वो मैं देख था रजाक दाऊद साहब की स्टेटमेंट जी जी कि इस वक्त जो हमें जीरो रेट मिलेगा एक्सेस, वो तकरीबन चीन जो है 400 अरब डॉलर की उन चीजों की इंपोर्ट करता है। बिल्कुल सही है 400 जी अरब डॉलर की। बिल्कुल तो उसमें हमें 10-20 बिलियन भी हम करने में कामयाब हो जाएं तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट के हाँ जो इश्यूज हैं वो परमानेंटली हल हो हल हो सकते सकते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा आते हैं बैनुल अक़वामी जो डोनर एजेंसीज़ हैं या उनका किरदार है पाकिस्तान की मईशत में, या हमारा उन पर इन्हिसार है। अभी आपने भी फरमाया कि जब IMF से हमारे मामला तय पा जाएंगे तो कुछ सहूलत हमें हासिल हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाइएगा, अभी कहा जा रहा है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी अगले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। उनके जो ज़ाहिर है कि ऑफिशल्स हैं, बल्कि IDB के चीफ इज़ ड्यू नेक्स्ट वीक सॉरी, और 280 मिलियन डॉलर का पैक्ट होगा एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और चाइना अगेन कि इसमें भी वो मदद करेंगे। मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अभी 2-3 साल से एग्रीकल्चरल सेक्टर की तो परफॉर्मेंस आपके और मेरे सामने सबके सामने है कि वो नेगेटिव जा रही है। दूसरा सवाल मेरा ये था कि इस तरह के जो इदारे हैं जिसमें इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, दीगर और भी वर्ल्ड बैंक भी है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ IMF चलते हैं और इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकी अपनी शराइत हैं, या ये पूरी एक ओवरऑल लेंडिंग जो आपकी पॉलिसी है उससे गवर्न होते हैं ये मुआहदे? ये जाहिर है कि वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को चेक करने के बाद ही अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो नेटवर्क है जी उसमें IMF का बहुत बड़ा किरदार है। और जब IMF एक मुल्क की क्रेडिट की एबिलिटी जो है उसके ऊपर कोई शक व शुबूत करेगा एक्सप्रेस, तो वो दूसरे IFIs भी कतराएंगे वहाँ पे इन्वेस्ट करने के, वहाँ पे क्रेडिट देने के लिए। ठीक है तो IMF के साथ जी एग्रीमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी इसलिए है जी कि हमारी इस वक्त 100 अरब डॉलर के बैरून मुल्क के कर्जे हैं और वो तकरीबन 6 साल में हमने पे करने हैं। उनका जो मैच्योरिटी है एवरेज 6 साल है। ठीक है यानी कि आपको तकरीबन 15 अरब डॉलर हर साल रीफाइनेंस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है और वो रीफाइनेंसिंग जो है अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो वो बहुत मुश्किल होगी रीफाइनेंसिंग, ठीक है क्योंकि उसको हम वापस नहीं कर सकते। वापस करने की गुंजाइश हमारे में नहीं है, क्योंकि हमारी करंट अकाउंट जो है वो बहुत मेजर खसारे में है और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बहुत कम है और लोन्स हमने बहुत ले रखे हैं। ठीक है तो ऑप्शन ये है कि IMF अगर आपके साथ प्रोग्राम करेगा तो फिर वो रीफाइनेंसिंग ठीक है होगी। और इसलिए आपने देखा है कि वजीर आजम जब चीन जा रहे हैं तो वहाँ पे IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है उनसे भी मिलेंगे और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मिलेंगे। बिल्कुल सही तो ये इस वक्त जो निज़ाम है दुनिया का उसमें IMF अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब चीन का एक ऑल्टरनेट निज़ाम बन रहा है जिसमें चीन ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक भी बनाया है और ब्रिक्स का बैंक बनाया है। लेकिन वो और चीन के अपने बैंक भी बहुत बड़े हैं। चाइना डेवलपमेंट बैंक जो है वो तकरीबन वर्ल्ड बैंक से भी बड़ा है। अच्छा लेकिन हमें हर चीज जो है चीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती है उनके साथ, लेकिन पूरी दुनिया के साथ अगर हम चलेंगे तो CPEC में भी पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत बेहतर
ठीक है होगा सारा कुछ। ठीक है ठीक तो है आई थिंक ये इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जी की जो विजिट है, जी इस तरह से वर्ल्ड बैंक होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा, जी दूसरे भी होंगे। जी जी लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर जो होगा वो चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टर अगर आना शुरू होगा तो उसके साथ साथ फिर दूसरे ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। और आप ठीक वो खबरें पढ़ते होंगे कि हम्म हमारे सीपेक में हम्म इंटरेस्ट शो हो रहा है ग्लोबली। जी जी सो आई थिंक इसको मैनेज करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ठीक है एक्सपेक्टेशंस लोगों की जो है उनको पूरा करना बहुत जरूरी है। सही है एनवायरनमेंट एक अच्छी एनवायरनमेंट बनानी जरूरी है। ठीक है दहशत गर्दी को बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है और अपनी जो मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है कि रोड शोज किए जाएं, पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान का क्या पोटेंशियल है। ठीक है और पाकिस्तान एक दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, ठीक है क्योंकि हमारा यूथ बल जो मैंने पहले जी बात जी की जी जी इस वक्त उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और एक हमारे मुल्क में ज़राअत से जी निकल के आबादी जो शहरों में आ रही है उनको अल्टीमेटली फैक्ट्रियों में ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है सो हमारे बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, बहुत से पूरे जी पाकिस्तान में हमारे कोई 10-15 शहर हैं जहाँ पे मिलियन पॉपुलेशन से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। बिल्कुल तो सही वो है हर शहर में हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बनना बहुत जरूरी है। ठीक है और दूसरी तरफ आपने एग्रीकल्चर की जी बात की, जी तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और उसकी इंक्रीज करना, यील्ड्स इंक्रीज जी करना, जी 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 अच्छा सीड लेके आना। आप देखें 40 साल से हमने कोई डैम नहीं बनाया, नहीं पानी की बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क को एक्सपैंड नहीं किया, बिल्कुल थर सही को हमने आबाद नहीं किया, चोलिस्तान को हमने आबाद नहीं किया। बिल्कुल ठीक बलोचिस्तान में बेशुमार जमीन है जहाँ पे अगर पानी हम ले जाएं तो वहाँ पे भी एग्रीकल्चर बड़ी पॉजिटिवली हो सकती है। ठीक तो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल ठीक क्योंकि एग्रीकल्चर ही है जहाँ पे आप इमीडिएट रिजल्ट्स भी ले सकते हैं और वहाँ से सरप्लस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी हमारे पास 1 मिनट है आपसे हमारी गुफ्तगू को वाइंड अप करने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान आप समझते हैं कि ठीक बात पे चलना शुरू हो चुका है? देखिए, मैंने शुरू में जैसे बात की कि विजन बिल्कुल ठीक है, ठीक है डायरेक्शन ठीक है, ठीक है इम्प्लीमेंटेशन में इस वक्त ठीक है बेशुमार हर्डल हैं ठीक है और उनको दूर करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है गवर्नेंस की रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें आप देख रहे हैं खासी इश्यूज हैं, उसको ठीक करने की है, टैक्स के निज़ाम को ठीक करना है, बिजली के निज़ाम को ठीक करना है। सो मैं ये कहूँगा कि डायरेक्शन ठीक है, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, आपने डॉक्टर सलमान की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई और जो बातें डॉक्टर साहब ने की हैं वो वाला रास्ता अगर हम इख्तियार सही तरीके से कर लेते हैं तो फिर उम्मीद की काफ़ी हद तक हमें तवक्को है कि बेहतरी होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आपने हमारे जो 2 प्रीवियस सेगमेंट्स थे उसमें डॉक्टर साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। डॉक्टर साहब का जो विज़न है, जो वो बात कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सेटअप में लग रहा तो यही है कि हमने सही रास्ते का इंतखाब तो कर लिया, लेकिन जो इक़दामात उठाने की बात हो रही है, जो तजावीज़ इस वक्त सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं बल्कि और भी बहुत से एक्सपर्ट्स जो माशी अमूर के माहिरीन हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप अपनी चीज़ों का फोकस वापस ले आएँ बुनियादी बातों की तरफ, जिसमें रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, जिसमें वैल्यू एडिशन भी शामिल है, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसमें लीकेजेस रोकने की बात भी है, लिंकेजेस डेवलप करने की बात भी है, अपने आप को गियर अप करने की बात भी है कि हमने ये काम अगर करना है तो कौन से तरीक़े से ये काम होगा। ये तमाम बातें अगर हमारे सामने रहेंगी तो फिर उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के मुआशी मामलात, इक़्तिसादी मामलात भी काफ़ी हद तक काबू में आ जाएंगे। डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक
پاکستان میں یہ کیپیسٹی اور پاکستان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اس پورے ریجن کا ایک مینوفیکچرنگ ہب بن سکتا ہے. اب اس خواہش کو یا اس میں کہوں گی کہ ویژن ہی کہیں گے اس کو، کہ اس کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جا سکے گا، یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے. یہ سیاستدان جو پورے پاکستان میں مختلف حکومتوں میں شامل ہیں ان کے سوچنے کی بات ہے کہ ان کے علاقوں کا کیا پوٹینشیل ہو سکتا ہے. تو ہماری تجویز اور ہماری استدابی تمام سیاسی زوما سے یہی ہے کہ وہ پاکستان کی جو بنیادی تبدیلیاں جو پاکستان مانگ رہا ہے اپنے اپنے حلقے میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے، ان پر ذرا واپس توجہ مرکوز کر لیں، بجائے اس کے کہ وہ اسمبلیوں کے فلور پہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے پکاریں، ایک دوسرے کی تصدیق کریں. وہ یہ کام نہ کریں تو بہتر ہے. چونکہ آج ہمارا فوکس اکنامکس ہی رہا ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ مختلف صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ بجٹ کی تیاری میں مصروف ہو چکی ہیں. خود حفیظ شیخ صاحب نے بھی جو ہمارے مشیر خزانہ ہیں انہوں نے بھی ہدایت جاری کر دی ہے کہ بجٹ کی تیاری بھرپور طریقے سے کر دی جائے، اور بجٹ پروپوزلز جو ہیں وہ جب اسمبلی کے فلور پہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اب آئندہ مالی سال میں ہمارے کیا اہداف ہوں گے، اور ہم پچھلے مالی سال میں جو کچھ کرنے میں ذرا کامیاب نظر نہیں آئے ان سارے معاملات پر کیسے بہتر طریقے سے آئندہ آنے والے بجٹ میں ہم قابو پا سکیں گے. ایگریکلچرل سیکٹر کی بحالی کیا ممکن ہو سکے گی، مینوفیکچرنگ کے لیے نئے مواقع ہم ڈھونڈ پائیں گے، یہ تمام باتیں ہوں گی. ایمنسٹی کی بات ہے، ٹیکس براڈ بیس یعنی جو ٹیکس کا نظام ہے اس کا بیس براڈن کرنے کی باتیں، یہ ساری باتیں ہوں گی. لیکن امید یہی ہے کہ جو کچھ ہو وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. اجازت دیجیے، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.